तो अपन ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया था पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, तो दिया क्या है पोजीशन, यानी एक्स के बाजू में कुछ भी लिखा हो हमें इससे मतलब नहीं है। यहाँ ये एक्स रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, पोजीशन, पोजीशन यानी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। अब ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें ए बी सी और डी इन कांस्टेंट के बारे में पता करना था। तो सीधी सी बात है, जो भी हमारा साइन थीटा होता है, जैसे साइन टी था, तो ये क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा, थीटा क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो डायमेंशन लेस ही मिलेगी। तो यहाँ पे ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ए का डायमेंशन एक्स के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। तो ए का डायमेंशन एक्स के डायमेंशन के बराबर हो गया। सिमिलरली ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी वो कैसी हो जाएगी, ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाएगी। तो बी का डायमेंशन एक्स के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। सी के डायमेंशन की बात करोगे तो सी का डायमेंशन जो होगा उसके कैसे निकालेंगे, तो इसको यहाँ पे नीचे लेकर के जाएंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। अब ये टी स्क्वायर हो गया है, तो सी का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा एक्स टी टू द पावर -2, ठीक। तो यहाँ से सी का डायमेंशन हमें मिल गया एक्स टी टू द पावर -2। अब डी का डायमेंशन, चूंकि डी के साथ कुछ नहीं था तो डायरेक्टली एक्स के बराबर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ए बी सी तीनों का डायमेंशन पुट करेंगे तो ए का डायमेंशन एक्स के बराबर था, बी का डायमेंशन भी एक्स के बराबर था, सी का डायमेंशन एक्स टी टू द पावर -2 के बराबर था। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर टी टू द पावर -2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक्स को हम लोग लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्स को। तो यहाँ पे एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा था फेस चेंज का, यानी यहाँ पे हमने क्या रखा होगा, शुरुआत में हमारा ब्लॉक ऑफ आइस है जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पे रहा होगा। फिर ये ब्लॉक ऑफ आइस कन्वर्ट हुआ होगा किसमें, लिक्विड में, यानी वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा। फिर वाटर से क्या बनी होगी, वाटर वेपर बनी होगी, जिसका फाइनल टेम्परेचर हमें दे रखा है कितना, फाइनल टेम्परेचर हमें दे रखा है 110 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे पहले समझो, यहाँ पे वही वाली प्रॉब्लम होती है जो हमारा ग्राफ में बन करके आता है ना, जो ग्राफ हमें बताता है कि कहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, तो वो ग्राफ पूरा याद रहेगा तो आराम से कर ले जाओगे। यहाँ पे वर्क में जैसे तुमसे वर्क पूछा है ना, वर्क का मतलब हो गया कि तुम्हें यहाँ पे निकालना है हीट, हीट कितना आ रहा है या फिर जा रहा है। तो शुरुआत में देखो क्या हुआ होगा, ये आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे था, तो हमें पता है आइस लिक्विड में कब बदलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आइस अपना टेम्परेचर -10 डिग्री से बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, कहाँ पे पहुंच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। फिर 0 डिग्री सेल्सियस से ये 0 डिग्री वाटर में चेंज होगा, यानी यहाँ पे इसका फेस चेंज होगा, ठीक है। फिर ये वाटर से 0 डिग्री वाटर से ये कहाँ पे जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, यानी फिर ये क्या करेगा, अपने टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो दो बार ये अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आइस से किस में कन्वर्ट हुआ था, वाटर में कन्वर्ट हुआ था, और यहाँ पे अगेन वाटर ने अपना टेम्परेचर बढ़ाया, तो वाटर से अब किस में कन्वर्ट होगा, वाटर से वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो बार तो फेस चेंज हो रहा है, एक बार यहाँ फेस चेंज हो रहा है, एक बार यहाँ फेस चेंज हो रहा है, और दो बार टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एक बार यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एक बार यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दो टेम्परेचर चेंज है और दो फेस चेंज है। तो सबसे पहले हम लोग आइस को कहाँ लेकर के जाते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारे पास जो आइस था जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पे था, उसको हम लोग कहाँ पे लेके जा रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जा रहे हैं। तो जब हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं MS∆T। तो मास जो था वो गिवन था 10⁻³ एस का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन था। देखो एस का वैल्यू भी तुमको क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, आइस के लिए स्पेसिफिक हीट दे रखी थी, एस का वैल्यू दे रखा था। और ΔT, अब सोचो -10 डिग्री और 0 डिग्री सेल्सियस में ΔT चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस का आ जाएगा। तो MS∆T से हम कहाँ पे लेके चले गए, आइस को -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आइस जो होगी वो मेल्ट करेगी, यानी लिक्विड में जाएगी। तो आइस के लिए जब फेस चेंज होगा, यानी आइस से अब किस में जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है, यानी फेस चेंज होगा। तो फेस चेंज का फॉर्मूला होता है m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LF। तो यहाँ पे मास तो हमारा उतना ही रहेगा, मास तो चेंज होता नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, मास का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। तो मास अगेन उतना ही रहेगा। LF की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में ही, देखो LF की वैल्यू तुम्हारी दे रखी थी ये, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो आइस से वाटर में चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए लेटेंट हीट ऑफ आइस रखी जाएगी, ठीक है। तो आइस का वैल्यू पुट किया, हमें Q2 मिल गया, ठीक है ना। तो ये हमारा Q1 मान लो, ये हमारा Q2 मान लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने वाटर बना लिया है। अब वाटर से हम लोग जाएंगे स्टीम में, वाटर से हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर चेंज के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, MS∆T लगाया था। तो M रख दो,
एस रख दो। अब की बार जो एस रखोगे वो किसका रखोगे, वाटर का रखोगे, यानी लिक्विड का रखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तुमने रखा, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट रखा, वाटर का स्पेसिफिक हीट, देन चेंज इन टेम्परेचर हमने रखा। अब चेंज इन टेम्परेचर हमें पता था पहले 0 डिग्री पे था लिक्विड और 100 डिग्री पे जा रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये रखा। उसके बाद अब हमारे पास क्या आ गया, वेपर आ गया। वेपराइजेशन यानी वेपर का टेम्परेचर हमने देखो फाइनली वेपर का टेम्परेचर 110 लेकर गए। वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो हम लोग कहाँ पे लेके गए, 110 पे लेके गए, यानी यहाँ पे भी टेम्परेचर हमने बढ़ाया है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं तो यहाँ पे अगेन हमें लगाना पड़ेगा क्या, एम एस डेल्टा टी लगाना पड़ेगा। तो 100 डिग्री से हम लोग 110 पे लेकर के गए हैं, तो डेल्टा टी का वैल्यू 10 हो जाएगा। एस का वैल्यू हमारा, एस का वैल्यू स्पेसिफिक हीट दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट हमारा स्टीम के लिए दिया हुआ है, देखिए ये तो लेटेंट हीट था, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम ये दिया हुआ है, ठीक है ना, 1920। तो 1920 पुट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे 1920 हमने पुट किया, तो यहाँ से हमें Q4 मिल गया। तो बस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सबको ऐड कर देंगे, और ये हमारा ये आ गया था। मतलब सारे टेम्परेचर को हम लोग फाइनली ऐड कर देंगे Q5 तक, तो उसके बाद हमें फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा, करेक्ट। अब इसके बाद यहाँ पे था, A electron is projected perpendicular to the uniform magnetic field moves in a circle। तो हमें पता है कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड हो और उसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर फेंकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो सीधा ना जा करके ऐसे यूं घूम जाता है। तो घूमने के बाद वो क्या करता है, सर्किल बनाने लगता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसी कंडीशन रहती है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है, तो जब इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है तो उस पर फोर्स परपेंडिकुलर लगने लगता है, क्योंकि अपने हाथ को अंदर के साइड रखेंगे, फिंगर्स को अंदर के साइड रखेंगे, वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब रखेंगे, तो जो आपका पाम होगा, हाथ का जो पाम होगा, वो ऊपर के साइड फोर्स लगा रहा होगा, यानी हमेशा जो फोर्स लग रहा होगा वो परपेंडिकुलर अंदर की ओर लग रहा होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, यहाँ पे सर्किल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्वांटाइजेशन जो है वो एप्लीकेबल है। तो जब क्वांटाइजेशन एप्लीकेबल है, तो क्वांटाइजेशन ये कहता था कि जो भी हमारा पार्टिकल है, जो भी हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी कंडीशन ये होती है, वो सर्कुलर मोशन तभी करेगा जब उसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, NH/2 पाई के बराबर होगा। यानी उसका जो वेव की वैल्यू होगी वो NH/2 पाई होनी चाहिए, तभी वो सर्कुलर मोशन कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कहा MVR=NH/2 पाई। अब जो रेडियस का फॉर्मूला होता है, तो रेडियस के फॉर्मूले से हमने यहाँ पे MV को रिप्लेस किया है। तो MV को हमने किससे रिप्लेस किया है, रेडियस के फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो MV अब हम यहाँ पे हम लोग लिखे हैं MV=EBR, ठीक है ना। तो रेडियस के फॉर्मूले में MV/EB या फिर QB हम लोग लिखते थे, ये रेडियस का फॉर्मूला होता है। तो हमें MV को हटाना है, यहाँ से MV को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो मैंने ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो MV की जगह हम लोग EBR पुट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, EBR पुट किया, तो आर, ये वाला आर और ये वाला आर मिलकर के आर स्क्वायर बन जाएंगे, और ई बी को कहाँ लेकर के चले जाइए, यहाँ पे लेकर के चले जाइए। तो ई बी नीचे चला गया, ये आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर को हम लोग लेकर के चले जाएंगे यहाँ, जिसकी वजह से यहाँ लग जाएगा रूट। अब एन की वैल्यू आपको बोल रहा है कि 2 रखिए, तो एन की वैल्यू अगर हम लोग 2 रखेंगे तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 होगी, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, H/में पाई ई बी, H/पाई ई बी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी H/पाई ई बी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब YDSC का क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, एक दो क्वेश्चन नीट में भी आए हुए हैं। यहाँ पे बोला था इन YDSC हाउ मेनी मैक्सिमा कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इंक्लूडिंग द सेंट्रल मैक्सिमा। तो बोल रहा है सेंटर वाले को काउंट करके बताइए बोथ साइड में कितने कितने बन रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखा था, डी की वैल्यू दे रखा था, तो हमें पता है डी साइन थीटा किसके बराबर होता है, एन लैम्डा के बराबर होता है, डी साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर होता है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, साइन थीटा देखिए लैम्डा पुट किया, डी पुट किया, तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5n आ गई है। तो याद रखिए साइन थीटा जो है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है +1 और मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1। ये साइन थीटा की रेंज होती है कि साइन थीटा कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता है, एक से बड़ी वैल्यू अगर साइन थीटा की आ रही है तो उस वैल्यू को हम लोग मान नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये दो वैल्यूज दे रखेगी, तो आपको तुरंत क्या चेक करना है, आप तुरंत कर दीजिए साइन थीटा बराबर एन लेमडा, ये कर सकते हैं साइन थीटा बराबर एन लेमडा, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर एन लेमडा, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे अपन ने किया डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है ना। उसके बाद साइन थीटा हमारा आ जाएगा एन लेमडा बाई डी। ये सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने के बाद हमें इसी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है। तो एन की वैल्यू स्टार्ट किया करिए जीरो से। एक बार एन की वैल्यू जीरो रखिए, फिर वन रखिए, फिर टू रखिए। इस तरफ तब तक वैल्यू रखते जाइए जब तक जो वैल्यू है वो वन से एक्सीड ना कर जाए, क्योंकि जैसे ही वन से एक्सीड करेगी तो आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू कभी भी एक से बड़ी नहीं हो सकती है। तो उसके पहले की वैल्यूज को आपको काउंट कर लेना है, मतलब कितने नंबर आपने किए। जैसे यहाँ पे 3 नंबर तक जा रहा है तो मतलब तीन तीन आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहा था हमने, यहाँ पे हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली 3n/5। ये हमारी क्या थी, साइन थीटा की वैल्यू 3n/5। सिंपल, ठीक है, आया। अब देखो यहाँ पे क्या किया, n की वैल्यू हमने 1 रखी, तो जब मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो ये 3/5 आएगा, और 3/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी। यानी 0.6 क्या 1 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। यानी क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है ना। अब n की वैल्यू अगर हम लोग रख लेते हैं क्या 2। अब जैसे ही मैंने n की वैल्यू 2 रखा तो ये वैल्यू 1.2 आ गई। क्या 1.2 वैल्यू बड़ी नहीं है, बिल्कुल बड़ी है 1 से। यानी कि ये 2 वैल्यू तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। यानी n की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है। अब 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब ये होता है कि जैसे जीरो के ऊपर आपको एक ब्राइट देखने को मिलेगा और जीरो के नीचे एक ब्राइट देखने को मिलेगा, ठीक ना। खाली एक ही ब्राइट देखने को मिलेगा, एक तक ही ब्राइट देखने को मिलेगा। ये n की वैल्यू 1 आपको बता रही है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर कितने हो गए, तो देखिए आपने बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि इंक्लूडिंग सेंट्रल मैक्सिमा, यानी सेंट्रल वाले मैक्सिमा को भी काउंट करिए। तो देखिए एक 1 वाला जो आपको मिल रहा था ऊपर के साइड वाला 1, एक नीचे के साइड वाला 1, तो ये दूसरा हो गया, और एक सेंट्रल मैक्सिमा तीसरा हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 3। तो 3 आपको देखने को मिलेगा, इसलिए 3 आंसर जा रहा है, ठीक है ना। शॉर्ट में करना है बिल्कुल छोटा सा, तो आप बस क्या करिए, साइन थीटा बराबर एन लेमडा बाई डी, इस तरह का क्वेश्चन आए तुरंत साइन थीटा बराबर एन लेमडा बाई डी, लेमडा बाई डी पुट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 3/5 एन आ गया, एन की वैल्यू पुट करते जाइए। जैसे यहाँ पे एन की वैल्यू जब हमने 1 रखा तो 0.6 आया, एन की वैल्यू 2 रखा तो 1.2 आ गया। यानी ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी एन की वैल्यू 1 पॉसिबल है। यानी बीच में 0 होगा, ऊपर एक 1 और नीचे एक 1, यानी 1 1, और सबको काउंट कर लीजिए 1 2 3, 3 वैल्यूज पॉसिबल है, इसलिए ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था। यहाँ पे बोला था हॉट वाटर फ्लो फास्टर देन कोल्ड वाटर, जो कि बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए हॉट वाटर में क्या होता है, विस्कोसिटी कम हो जाती है। हॉट वाटर का जो फ्लोइंग का रेट होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि विस्कोसिटी क्या होता है, देखिए जब वाटर कोल्ड होता है तो वाटर कोल्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, वाटर के बीच में एक्स्ट्रा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। जब एक्स्ट्रा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होने लगेगा तो उसको फ्लो होने में दिक्कत आने लगेगी, है ना, क्योंकि अब ज्यादा बॉन्ड बनाया है तो इजिली फ्लो नहीं हो पाएगा। वहीं अगर हमारा क्या है, हॉट वाटर है, तो हॉट वाटर है तो उसके बीच में अभी कुछ कुछ जगह बॉन्ड्स उतने अच्छे नहीं बने हुए हैं, तो वो क्या करता है, आराम से फ्लो कर जाता है, इसलिए ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। दूसरा दिया होता है सोप वाटर हैज हायर सरफेस टेंशन एज कंपेयर टू द फ्रेश वाटर। तो देखो सोप वाटर में हायर सरफेस टेंशन नहीं होता, लोअर सरफेस टेंशन होता है। एक्चुअली में सोप वाटर करता क्या है, देखो नॉर्मल वाटर जो होता है ना वो आपस में मिलजुल करके रहते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल में मिलजुल करके रहते हैं, यानी कि उनके बीच में क्या देखने को मिलता है, कोहेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स, जब आपस में जो फोर्स लगे ना उसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जो एक दूसरे में जो फोर्स लगाएंगे उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ये सोप का मॉलिक्यूल क्या करता है ना, सोप आकर के इनके बीच में दरार डाल देता है, और दरार डालने की वजह से क्या होता है कि देखो अब इनका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, घट जाता है। पहले जो था, पहले जब साथ साथ थे तो सरफेस टेंशन ज्यादा थी, अब बीच में क्या आ गया, बीच में सोप का मॉलिक्यूल आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका सरफेस टेंशन कम हो गया। तो यही होता है कि जो सोप वाटर होता है ना वो क्या कर देता है, सरफेस टेंशन को कम कर देता है, और सरफेस टेंशन को कम कर देता है, और इसी वजह से क्या होता है, जो गंदगी होती है वो आराम से निकल पाती है। वो जो गंदगी होती है वो आराम से निकल पाती है, क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो गया। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में पहले जो अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी उनके बीच में, अब वो उतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। अगर उनके बीच में उतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी तो अब क्या करेंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल आराम से गंदगी के साथ बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए जो सोप वाटर होता है उसमें याद रखना सरफेस टेंशन वो क्या करता है, कम करता है, पानी का सरफेस टेंशन कम करता है। उनके बीच में क्या लेकर के आता है, दरार लेकर के आता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ये देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें याद रखना जब कभी भी पावर
तुम्हारा मीटर में हो 10⁻⁻10 मीटर के टर्म्स में हो तो वो एक्स रेस के लिए आता है, ठीक है ना, ये याद रखना। बाकी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, ठीक है ना। तो एच का वैल्यू पुट करोगे, पी का वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो ये जब पूरी वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। तो जो 10⁻⁻10 मीटर होता है ये किसके लिए हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाता है एक्स रेस के लिए। तो ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन था, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे बोला था आइडेंटिफाइड द वैलिड स्टेटमेंट रेलिवेंट टू द गिवन सर्किट एट एन इंस्टेंट व्हेन द की इज क्लोज। जब की क्या होगी, क्लोज होगी, तो उस इंस्टेंट पे हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है ना। तो देखो शुरुआत में ये कैपेसिटर कैसा होगा, अनचार्ज होगा ना, क्योंकि की तो क्लोज है नहीं, तो ये सर्किट कंप्लीट होगा नहीं। तो जब सर्किट ही नहीं कंप्लीट है तो क्या होगा, ये अनचार्ज होगा, अनचार्ज होगा, करेक्ट। अब की को जैसे ही हम लोग क्लोज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही की को क्लोज किया तुरंत करंट जाएगा, तुरंत कैपेसिटर फटाक से चार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कैपेसिटर तुरंत चार्ज नहीं होता है। इनिशियल कंडीशन में जैसे ही इसको बंद करोगे ना तो ये बिहेव करेगा कैसा, ओपन वायर जैसा। ओपन वायर जैसा यानी कि कैसा काम करता है ये हमारा, शुरुआत में हमें मैक्सिमम, सॉरी, शुरुआत की कंडीशन में ये क्या कहते हैं, क्लोज वायर की तरह काम करता है। इनफाइनाइट टाइम पे जब हमारा ये की इनफाइनाइट टाइम तक क्लोज रहेगा तब ये हमारा किसके जैसे काम करेगा, शॉर्ट, तब ये हमारा काम करता है ओपन वाले जैसा, ठीक है ना। तब ये कैसा काम करेगा, ओपन के जैसा काम करेगा, ठीक है। तो देखो देखो देखो, अभी परेशान नहीं होना। तो जब ये क्लोज होगा तो शुरुआत में ये यहाँ पे भूल जाओ कैपेसिटर लगा हुआ था। शुरुआत में जैसे ही इसको की को क्लोज करोगे ना तो यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, ऐसे मानना है। और की जब लॉन्ग टाइम तक के लिए यानी इनफाइनाइट तक के लिए क्लोज रहेगा तब ये जो होगा ये कैसा बिहेव करने लगेगा, तब ये ओपन वायर जैसा बिहेव करने लगेगा। बस यही कंडीशन है, अब इसी पे हम लोग देखते हैं। तो पहला बोला है देयर विल बी नो करंट थ्रू द रजिस्टर, ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में जैसे ही क्लोज करोगे ना इसको तो ये प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। तो अगर प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ से मैक्सिमम करंट पास होगी, ठीक है ना। मैक्सिमम करंट रजिस्टर के थ्रू पास होगा, क्योंकि ये तो प्लेन वायर हो गया, इसको कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा, बाकी तो हमारा करंट, बैटरी जितना करंट देगी क्योंकि सर्किट क्लोज है उतना करंट वापस भी लेगी। तो ये देयर विल बी नो करंट, ये गलत बात हो जाएगी। देयर विल बी मैक्सिमम करंट, हाँ मैक्सिमम करंट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लेन वायर जैसा बिहेव कर रहा है। तो प्लेन वायर जैसा जब बिहेव करेगा यानी क्लोज, जब की क्लोज होगी तो प्लेन वायर जैसा बिहेव करेगा तो मैक्सिमम करंट पास होगा। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट ए एंड बी इज मिनिमम। पोटेंशियल डिफरेंस मिनिमम देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों मिनिमम देखने को मिलेगा, तो देखो इनिशियली क्या होगा, जो कैपेसिटर होगा वो अनचार्ज होगा। इनिशियली जैसे ही तुमने की क्लोज किया तब ये कैपेसिटर तुरंत नहीं चार्ज होता। ऐसा नहीं होता कि जैसे तुमने की क्लोज किया तुरंत एकदम चार्जिंग होने लग जाती, नहीं। इनिशियली ये क्या रहेगा, टी इक्वल टू 0 पे कैसा रहेगा, अनचार्ज रहेगा। इस पे कोई भी चार्ज इस प्लेट पे नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर ये इनिशियली अनचार्ज है, कोई इस पे चार्ज ही नहीं है, तो इस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। देखो V इक्वल टू आई आर है, ठीक है ना। तो जब तुम्हारा करंट ही क्या कहते हैं, V इक्वल टू आई आर है इनिशियली इसमें, और I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। तो जब चार्ज ही नहीं है तो यहाँ पे वोल्टेज भी नहीं होगा, करंट भी नहीं होगा शुरुआत, ठीक है ना। तो ये हम लोग इनिशियली मान के चलते हैं कि शुरुआत में जैसे ही की को प्लग करते हैं तो ये अनचार्ज होता है। कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, कैपेसिटर एकदम अनचार्ज होता है। जितना करंट यहाँ पे आता है ना उतना करंट यहाँ से निकल करके चला जाता है। इस पे कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होता है। तो इस पे कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है, पूरा करंट जो आ रहा है वो यहाँ से निकल करके चला जा रहा है, यहाँ पे कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाता है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा जब इस पे चार्ज स्टोर होने लग जाएगा। तो शुरुआत में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, जो कि मिनिमम माना जाता है। 0 क्या माना जाता है, मिनिमम माना जाता है। फिर बोला है चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट इज मिनिमम। शुरुआत में अगर पोटेंशियल 0 है तो चार्ज भी क्या होगा, 0। और अगर पोटेंशियल मिनिमम है तो चार्ज भी क्या होगा, मिनिमम। अब टी इक्वल टू इनफाइनाइट जब हो जाएगा तब यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, तब यहाँ पे चार्ज भी स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से हमारा बी सी डी वाला जो है ये एकदम करेक्ट माना जाएगा।